तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि किस प्रकार से आप आरएमएस वैल्यू किसी भी एसी सर्किट में निकालते हैं या फिर एवरेज वैल्यू आप किसी भी सर्किट में निकालते हैं। आज की क्लास में दो पहले इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, एक है एसी एमीटर और एक है एसी वोल्ट मीटर। और फिर जो सवाल मैंने कहा था ना कि एक्चुअली सवाल आपको कैसा मिलेगा, विल यू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आरएमएस वैल्यू और द मीन वैल्यू और द पीक वैल्यू, ये थोड़ा सा मन में डाउट रहता है। तो उसके ऊपर 3-4 सवाल करेंगे और कोशिश करूंगा आज ही की क्लास में मैं आपको एटलीस्ट एसी थ्रू रजिस्टर, एक रजिस्टर के अक्रॉस एसी जब चलता है तो किस प्रकार का वेरिएशन दिखाता है या किस तरह का फेजर डायग्राम वगैरह होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर का डेफिनेशन लिखें। एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब देखिए एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करता है। बेसिकली डीसी के केस में आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट करंट है तो वहां पे डायरेक्टली वो करंट को मेजर करता है, पर यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। यहां पे ये करंट को मेजर नहीं करता, यहां पे किसको मेजर करता है, यहां पे ये हीट को मेजर करता है। और हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आपने लास्ट क्लास में देखा था हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई आरएमएस का होल स्क्वायर। तो यहां पर वो हीट को मेजर करता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है आई आरएमएस का होल स्क्वायर के बराबर। और इस प्रकार से आप करंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी अगर मुझे करंट चाहिए होगा तो जितना हीट है उसको अंडर रूट करके तब हम करंट की वैल्यू फ्रॉम एमीटर, और तब जब आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी। ये बात समझ में आगे लिखिए। एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर, AC ammeter and voltmeter always measures the virtual value of AC, AC means alternating current, virtual value वो उसकी मेजर करता है। और alternating EMF, AC means alternating current, AE मीन्स ऑल्टरनेटिंग EMF। तो ये उसकी वर्चुअल वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। कैसे, लिखिए, द AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। व्हाई दे आर कॉल्ड एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उनमें उस वायर में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है उसी के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के प्रोपोर्शन आपका क्या मिलता है, मुझे करंट मिलता है। तो दी एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बिकॉज डिफ्लेक्शन इन द निडल डिपेंड्स अपॉन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। डिफ्लेक्शन इन द निडल इज प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हीट के ऊपर। यानी डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन हीट। डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन हीट, एंड हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन दी स्क्वायर ऑफ करंट के ऊपर। उसके नीचे आप ये रिलेशनशिप लिख लें, कि डिफ्लेक्शन इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू हीट एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू द आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर। वेयरएज जब आप डीसी एमीटर या वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो क्या होता है, फुल स्टॉप देख के पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इफ वी कनेक्ट ऑर्डिनरी डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर, इफ वी कनेक्ट ऑर्डिनरी डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर टू एसी circuit, if we connect ordinary DC emitter or voltmeter to a AC circuit, they read zero because एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी भी एक साइकिल में, जीरो होता है। तो एक साइकिल का चूंकि एवरेज वैल्यू जीरो होता है, इसलिए जो नेट वैल्यू आपको एक डीसी एमीटर देगा या डीसी वोल्ट मीटर देगा, जब आप उसको एसी सर्किट में जोड़िएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में जो नेट वैल्यू आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जीरो के बराबर मिल रहा है। लिख लीजिए उसका रीजन, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो। एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। गॉट इट? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके नीचे आपको लिखना चाहिए, या सवाल में अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा ज्यादा डेंजरस है, इज एसी डेंजरस और डीसी डेंजरस? सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर दोनों में दिया जाए, सपोज करिए 15 एम्पेयर आपको एसी का झटका लगा और 15 एम्पेयर आपको डीसी का झटका लगा, तो विच इज मोर डेंजरस? एसी। कितने लोग एसी के पक्ष में हैं? अच्छा, कितने लोग डीसी के पक्ष में हैं? वाई डीसी इज मोर डेंजरस? क्या रीजन होगा प्रोबेबल? चिपक जाते हैं उसमें। ई कौन बता रहा है तुमको? चिपक जाते हैं। अरे एक तो चिपको मूवमेंट हम पढ़े थे, वो मेधा पाटकर जो पेड़ के साथ चिपकी थी, तुम कहां जाके चिपक रहा है? ये तो बेटा पूरा एकदम मेरे सीने से फेविकॉल, व्हाट इज दैट सॉन्ग नो? सीने से यार चिपकाले सैया फेविकॉल से, देन सम काइंड ऑफ चपको वाला। एक्चुअली जो बोला इन्होंने पूरा उल्टा बोल दिया। एसी जो होता है, एसी जो होता है वो अट्रैक्टिव करंट है और डीसी जो होता है वो रिपल्सिव करंट है। तो आप अगर किसी डीसी चीज को छुएंगे, वो आपको झटका देके फेंक देगा बाहर। तो झटका देके फेंक दिया तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई तो आप बच गए। एसी क्या होता है? अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव होने के कारण अगर आप किसी एसी चीज को छुइएगा, ऐसी चीज को नहीं, एसी चीज को, एसी करंट को यानी अल्टरनेटिंग करंट को छुएंगे तो वो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव 440 ज्यादा का भी लग सकता है। तो जब आप उसको पकड़ रहे हैं किसी भी चीज को जो झटका दे सकती है, अट्रैक्टिव है। आपको ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड से थोड़ा ज्यादा भाई पूरा हंस रहा है, अंदर अंदर कुछ है अट्रैक्टिव। हाँ सर, ये तो बात आप ठीक बोल रहे हैं, मतलब अंदर अंदर लड्डू वड्डू सब फूटने लग गया। इसको क्या पकड़ रहे हो? अट्रैक्टिव, अल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अगर आप अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग वायर को पकड़ लिए तो वो क्या करेगा? आपको अट्रैक्ट करेगा। तो छुड़ाना मुश्किल है, छुड़ाना मुश्किल है मतलब वो खुद से नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर डीसी वायर विद सेम करंट फ्लोइंग, उसको अगर आप पढ़ देना, वो रिपल्सिव होता है, वो आपको झटका मार के पीछे फेंक देगा। तो ज्यादा डेंजरस कौन है? एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, एंड द रीजन इज डीसी इज रिपल्सिव करंट वेयर एज एसी इज अट्रैक्टिव करंट। तो लिखिए इस बात को, एसी इज अट्रैक्टिव, एसी इज अट्रैक्टिव वेयर एज डीसी इज रिपल्सिव, वेयर एज डीसी इज repulsive. So 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC. 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC. वोल्टेज के टर्म से बोला, इट इज इक्वली वैलिड टू करंट ऑल्सो। करंट में भी जो आपका एसी करंट है वो हमेशा ज्यादा डेंजरस होता है विद रेस्पेक्ट टू डीसी, बिकॉज डीसी रिपल्सिव है और एसी अट्रैक्टिव है। ये रीजन याद रखिएगा। सुना तो ये भी कहीं पर ये था ही कि अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है, खाली एसी डीसी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया है ना। कहीं सुने थे क्या कहीं पर? ये एक्चुअली सुना कुछ, अरे चिपकने वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रह गया, इसीलिए इसका गड़बड़ा गया। ट्रांसफार्मर रहता है तो उसमें चिपक जाते हैं। हाँ, तो ट्रांसफार्मर क्या दे रहा है आपको? एसी दे रहा है। तो एसी है तो आप चपक गए, चपक गए माने अट्रैक्टिव फोर्स है। और एक तो पिक्चर भी आई थी, हैव यू सीन दैट पिक्चर, जिसमें वो फिर हेरा फेरी काइंड ऑफ वो हंसी मजाक वाला है, हंगामा, हंगामा और समथिंग। वो एक आदमी चपकता है, फिर उसके पीछे उसके एक और आदमी, एक और आदमी। दे हैव यू सीन दैट पिक्चर? वो लाइन से पूरा चपकते चले जाते लास्ट तक। तो ऐसे भी होता है। अभी अगर मान लीजिए वो डीसी सोर्स रहता तो क्या होता? पहले ही जो चपका होता वो रिपल्सिव होकर फेंका गया रहता। ये तो एसी सोर्स था, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा एग्जैगरेट कर दिया, साला आदमी चपका और मर नहीं रहा है, बाद में सब लोग चपकते जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा एग्जैगरेशन आ गया। खैर एनीवेज, क्वेश्चन लिखिए, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज गिवन बाय, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज गिवन बाय I is equal to 5 sin, I is equal to 5 sin 314t. I is equal to 5 sin 314t. What is the RMS value of the current? What is the RMS value of the current? सबसे सरल सवाल जो किसी को दिया जा सकता है वो मैंने आपको दिया है. What is the RMS value of the current? Also
find the value of omega, also find the value of omega and peak current, also find the value of omega and peak current. peak current और ओमेगा की वैल्यू आपको साथ साथ लिखनी है। ध्यान से देखिए, यू नीड टू कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल इक्वेशन जो आपने पढ़ा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से आई नॉट की वैल्यू क्लियरली दिखाई दे रही, कितनी है 5 के बराबर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 के बराबर। आपसे पूछा है व्हाट इज द आई आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, 0.707 इंटू आई नॉट कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा आरएमएस वैल्यू आएगा, और आरएमएस वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 3.54 एम्पेयर, 3.54 एम्पेयर। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे सरल सवाल जो किसी भी उसका हो सकता है, मतलब एसी चैप्टर से जो सबसे सरल सवाल बनाया जा सकता है वो सवाल अभी मैंने आपको लिखवाया है। कोई डाउट इस सवाल में? आपको समझ में आ रहा होगा आप कैसे वैल्यूज निकालते हैं, किसी चीज को देख के आप कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। और ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है बताइएगा, 314 क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा? कोई तेज विद्यार्थी बता देगा मुझे 314 क्या है। व्हाट इज 314? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज 314? ओमेगा 314 आया, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ओमेगा 314 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सोच के बताइए। ये 100 पाई लिखा हुआ है। कैसे? ओमेगा इज इक्वल टू 100 इंटू 3.14, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा दिस। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई कब आता है, जब फ्रीक्वेंसी कितना हो 50 हर्ट्ज हो। मैंने कहा होगा, याद रखिएगा ये। तो अभी देखिए आपको एक और वैल्यू मिल गया। अगर बाई चांस कभी ओमेगा का वैल्यू डायरेक्टली 314 दिया है तो आपको घबराना नहीं है, अपने इंडिया का ही सवाल है, 50 हर्ट्ज पे काम हो रहा है, पर वो कभी कभी 100 पाई देता है, कभी कभी 314 दे देगा, कभी कभी वो 2 पाई बाई ओमेगा का टर्म्स। तो सारे तरीके का आपको पता रहना चाहिए, सवाल में क्या आने वाला इवन आई डोंट नो, बट सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से टैकल कर लेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सो दैट कि आपको पता चले कि कभी अगर यहां पे 314 दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है और कहां से निकल के आया। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर एसी सप्लाई, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई of 220 volt 50 hertz, of 220 volt 50 hertz. Calculate the instantaneous voltage for AC supply of 220 volt 50 hertz. आपको क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए? ERMS, आपको ERMS निकालना है, यही बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ईआरएमएस नहीं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ई निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको अभी क्या क्या निकालना होगा, आपको ई नॉट निकालना होगा, ओमेगा निकालना होगा, टाइम तो पता ही है, तो ये इस प्रकार से ई नॉट और ओमेगा निकालना होगा। और दिया हुआ क्या है 220 वोल्ट दिया हुआ है। 220 वोल्ट क्या है, व्हाट इज द 220 वोल्ट? ये जो आपको ईवी दिया हुआ है, व्हाट इज ईवी? ईवी इज ईआरएमएस। ईआरएमएस वैल्यू कितना दिया है 220 वोल्ट। याद रखिएगा जो हमें यहां मिलता है वो क्या है, वो पीक वैल्यू है? नहीं, हमें जो यहां मिल रहा है वो ईआरएमएस है। पीक वैल्यू तो इसमें √2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है। तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, ईआरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2। तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट विल बी ईआरएमएस इंटू √2। लास्ट क्लास में लिखवाए थे ना 440 311, आप ही लोग तो कैलकुलेट किए थे, 311 समथिंग, 220 इंटू √2, ये आपका क्या निकल के आया ई नॉट। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ई नॉट, बिकॉज यहां पर क्या चाहिए मुझे, ई नॉट चाहिए। अब सेकेंड चीज जो मुझे चाहिए वो क्या है, सेकेंड चीज ओमेगा। आपको 50 हर्ज दिया हुआ है, 50 हर्ज अभी मैं ना भी निकालूं तो डायरेक्टली 50 हर्ज कैन बी रिटन एज ओमेगा इसी 314 लिख सकते हैं क्या, मैं डायरेक्टली लिख दूं। तो आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ई का एक्सप्रेशन आएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट दैट इज 220 √2
साइन ओमेगा 314 t। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो आपको उसने कहा था फाइंड करने के लिए। आप यहां पे चाहते तो 314 के जगह पे 100 पाई भी लिख सकते थे, तो कोई आपका एग्जामिनर गलत नहीं करता। आप 314 के जगह पे अगर यहां 100 पाई लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। 2 पाई बाई 50 लिख देंगे तो भी सही होगा, या 2 पाई इंटू 50 लिख देंगे तो भी सही होगा। किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट the RMS voltage is 100√2. In an AC circuit, the RMS voltage is 100√2 volt. RMS voltage is 100√2 volt. 100√2 वोल्ट आपका RMS वैल्यू दिया हुआ है। RMS वैल्यू मतलब what you are getting in the स्विच बोर्ड। आप जो स्विच बोर्ड में मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? RMS बोलते हैं। तो स्विच बोर्ड में आपको 100√2 आया। Determine the peak value of voltage. Determine the peak value of voltage and mean value during the positive half cycle. And mean value during the positive half cycle. Positive half cycle में आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। Positive half cycle जैसे ही उसने बोल दिया means we need to calculate EM. EM क्या होता था? 2E0 बाई पाई, या इसको सॉल्व करके लिखा था 0.637 और 637 E0 की वैल्यू। यानी अगर मुझे EM निकालना है तो आई नीड टू कैलकुलेट E0। E0 का फॉर्मूला होता है ERMS इंटू √2। ERMS आपको कितना दिया हुआ है? 100√2 दिया हुआ है सवाल में। इसको जब आप और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 200 वोल्ट। तो E0 कितना निकल के आ गया? 200 वोल्ट निकल के आया। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, EM मीन वैल्यू कितना होगा? 0.637 इंटू 200। सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू ऑफ EM आती है दैट इज इक्वल टू 127.4 वोल्ट। 127.4 वोल्ट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मिनिमम ये 3 सवाल आपको जानना बहुत जरूरी था कि सवाल में क्या दिया हुआ उसका क्या मतलब है। अगर कहीं कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ये है, उसका क्या मतलब है? आरएमएस वैल्यू वो होता है जो हमें स्विच बोर्ड से मिलता है। स्विच बोर्ड मतलब जो हमें वहां पर मिला। हम कितना लेकर आए दैट इज डिफरेंट थिंग। कहां से ला रहे हैं वहां ज्यादा लेके आएंगे, तभी यहां पे आपको उसका √2 टाइम्स मिलेगा। बिकॉज फॉर्मूला क्या है? E0 बाई √2 इज ERMS। तो अगर आप यहां पर 220 चाहते हैं तो आपको उसको √2 टाइम्स बढ़ा के वहां से लाना होगा, तभी आपको घर में क्या मिलेगा? 220 मिलेगा। शायद उस दिन मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा रहा था। हेडिंग डालें AC थ्रू रजिस्टर्स। सॉरी, पहले हेडिंग डालें AC सर्किट्स। AC सर्किट्स। अब देखिए, कुल मिलाकर 4 सर्किट आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। अभी आपको 4 सर्किट पढ़ना है और लास्ट में ट्रांसफार्मर। इतना पढ़ने से आपका ये काम खत्म। क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए। आपको पढ़ना है AC सर्किट के अंदर AC थ्रू रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर अगर लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस AC कैसे चलता है। सेकंड आपको पढ़ना है AC थ्रू कैपेसिटर, कि कैपेसिटर अगर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ है तो उसके थ्रू AC कैसे बिहेव करता है। आपको पढ़ना है AC थ्रू इंडक्टर। थोड़ा अगर ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर ऑफ EMI में मैंने आपको ये बताया था कि AC किस तरह बिहेव करता है इंडक्टर में, AC किस तरह बिहेव करता है कैपेसिटर में, DC किस तरह बिहेव, वो याद है। और बताया भी होगा कि कैपेसिटर में यूं ऐसा करके पार, थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा। और बोला था एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि सर बीच में रास्ता रहता है तो ऐसे करके पार हो जाता है। जस्ट टू रिमेंबर कि कौन किसको अलाउ करता है, मैंने ऐसे एक आइडिया दिया था। तो कुल मिला के आपको 4 सर्किट पढ़नी है। पहला AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर, और फिर इन तीनों को मिला के AC थ्रू LCR। LCR सर्किट माने इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस। अगर एग्जाम में कोई डेरिवेशन आएगा या आ रहा होता, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, अगर डेरिवेशन आ रहा होता तो पक्का LCR का डेरिवेशन AC सर्किट से आता ही आता है, क्योंकि सबसे भारी डेरिवेशन है। और उसके बाद इससे जो बड़ा डेरिवेशन है उसको बोलते हैं AC पावर।
वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए एसी सर्किट। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंगली आपको बिल आ रहा है। तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ओके, एसी पावर है डीसी पावर है, आपने डीसी का इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट किया, लेकिन हम लोग एक्चुअली डीसी तो यूज करते नहीं, वी यूज एसी। तो एसी का पावर का फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से फिर आप उसका पावर कैलकुलेट करेंगे। पहले हीट कैलकुलेट होगा, हीट से फिर पावर, और तब फिर फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट में थोड़ा सा वो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं और चैप्टर आपका खत्म होता है। तो कुल मिला के ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सर्किट्स आपको पढ़नी है, जिसमें पहले सर्किट का नाम है एसी थ्रू रजिस्टर्स। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाला है एसी सर्किट, लिखें द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज मच सिंप्लीफाइड। द स्टडी ऑफ एसी सर्किट is much simplified if we represent the alternating current, alternating EMF as rotating vector. If we represent the alternating current, alternating EMF as rotating vector, represent alternating current, alternating EMF as rotating vector. What is rotating vector? तो याद कीजिए, जब मैंने पहले लेक्चर में आपको एसी पढ़ाया था, तो उस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे वो लीडिंग, लैगिंग और हाउ वेव इज सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ज्ञान आपको दिया था। थोड़ा बहुत भी याद है? मैंने ऐसे कहा होगा कि कोई जो वेव है वो अगर इस प्रकार से चल रही है तो यहां पर 0 एंगल बनाती है, यहां पर π/2 एंगल बनाती है, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और फाइनली 2π। और मैंने कहा था कि अगर इसी को मैं एक सर्कल में रिप्रेजेंट करूं, तो यहां पर आपका 0 बनता है, यहां पर आपका π/2 बनता है, यहां पर आपका 2π, सॉरी यहां पर आपका पाई बनेगा, यहां पर आपका 3π/2 बनेगा और वापस यहां पे क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। इस तरह का मैंने आपको कुछ एक बताया होगा। यानी किसी भी वेव को आप रोटेटिंग वेक्टर की तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही लाइन आपने लिखा है, द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज मच सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर में 2 चीजें आएंगी, कौन कौन सी? एक आएगा उसका मैग्नीट्यूड, एक आएगा उसका एंगल। अगर मान लीजिए मैं ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूं और ये उसका मैं एंगल बता रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? एंगल तो यहां से भी समझ में आता है, पर मैग्नीट्यूड हम ये वाला लेंगे, आरएमएस लेंगे। वी ऑलवेज टेक दी आरएमएस वैल्यू, क्यों आरएमएस लेते हैं? रीजन मीनिंग ये तो होता नहीं है ना, इसके एवज में हमें क्या मिलता है, आरएमएस मिलता है। इसके एवज में हमें आरएमएस मिल रहा है ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो अभी तो 0 है, फिर कभी पे 0, फिर 0, तो एक बार में 3 बार 0। लेकिन यहां पे अगर कोई भी घूमेगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। हम क्या चेंज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज कर सकते हैं। तो जब हम किसी वेव को ये रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में डिनोट करते हैं, देन इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। अब रोटेटिंग वेक्टर में आप 2 चीजें रिप्रेजेंट करेंगे, एक आप रिप्रेजेंट करेंगे करंट को, और दूसरा आप रिप्रेजेंट करेंगे ईएमएफ को। करंट और ईएमएफ को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या केस पढ़ना है? तो मैंने पहला बताया कि एसी थ्रू रजिस्टर, फिर मैंने बताया एसी थ्रू कैपेसिटर, फिर मैंने बताया एसी थ्रू इंडक्टर। तो ये 3 केस हमें, इंडक्टर, इस तरह से 3 केस हमें पढ़ना है, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। एसी थ्रू, ये इस प्रकार से आपको 3 केस पढ़ना है। अब इस तीनों केस में कुछ जगह तो ऐसा होगा जहां पर दोनों करंट और ईएमएफ सेम फेज में होंगे। सेम फेज मतलब, सेम फेज का क्या मतलब है? सेम फेज मींस एक ही प्लेन नहीं, सेम फेज मींस अगर ये भी 0 पर है तो उसी टाइम पे वो भी क्या होगा, 0 पर ही होगा। यानी बोथ करंट एंड ईएमएफ विल बी इन सेम फेज। अगर ये 30 डिग्री से आगे बढ़ा तो करंट भी 30 डिग्री से आगे बढ़ा और ईएमएफ भी 30 डिग्री से आगे बढ़ा, तो इसको क्या बोलते हैं? सेम फेज से ट्रैवल करना। यानी दोनों इज ट्रैवलिंग विद द सेम एंगल, दोनों सेम एंगल से ट्रैवल करता है। लेकिन कई बार जब आप कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहां पे देखेंगे हम डेरिवेशन में
कि कई बार करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा होता है, कई बार करंट जो है वो वोल्टेज को लैग कर रहा होता है। ये लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इट इज ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर यू सी। मैं किसी अगर कमजोर विद्यार्थी को अपने नजर में देख रहा हूं, मतलब मान लीजिए मेरा परसेंटेज 90 आया, तो मैं अगर किसी 80 वाले को देख रहा हूं तो मैं बोला मैं तो उससे तेज हूं। अच्छा, अगर मेरे सामने वाले को देख रहा हूं, कोई अगर 98 लाया हुआ, उसको अगर अपने मैं देख रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? वो तेज है। तो आपने क्या किया? अपने रेस्पेक्ट में देखा। तो वैसे ही यहां पे भी हम लोग अपने रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ पढ़ के हमें यही निकालना है कि कहां पर करंट लीड करता है, कहां पर करंट लैग करता है, और कहां पर करंट एक ही साथ चलता है। किसके? वोल्टेज के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात हमें ज्यादा आसानी से तब समझ में आती है जब आप इसे रोटेटिंग वेक्टर में समझते हैं, ना कि वेव डायग्राम में। इसलिए वेव डायग्राम हम लोग नहीं देख रहे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको वेव डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तो वेव डायग्राम भी बना के, पर समझ में बड़ी आसानी से यहां आता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहां पर ए बॉडी खड़ा है, यहां पे बी बॉडी खड़ा है, और ये ए जो है वो 30 डिग्री से आगे चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? बी के रेस्पेक्ट में ए इज लीडिंग और ए के रेस्पेक्ट में बी इज लैगिंग। ये समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से इसमें ये देखना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इसमें देखने के लिए थोड़ा सा वो अलग दृष्टि चाहिए। वो भी दृष्टि आपको दे दूंगा कि इसमें भी आप देख पाइएगा, पर इसमें देखना आसान होता है। तो यही बात आपने लिखा है कि रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में आप एसी सर्किट को और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। आगे लिखिए, विद द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इक्वल टू, with the angles between the vectors, with the angle between the vectors equal to phase difference, with the angle between the vectors equal to phase difference between the current and the voltage। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, that becomes the phase difference between the current and the voltage। तो जो एंगुलर दूरी होती है वो किस तरह बिहेव करता है? फेज डिफरेंस की तरह बिहेव करता है। फुल स्टॉप। आगे लिखें, दीज रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटिंग करंट एंड, दीज रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड फेजर्स। इसी को आप क्या बोलते हैं? फेजर। PHASORS। दीज रोटेटिंग वेक्टर्स representing current and alternating EMF are called rotating vectors। उसी को आप क्या बोलते हैं? रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। फुल स्टॉप। रोटेटिंग वेक्टर, सॉरी, उसको आप फेजर्स बोलते हैं। These rotating vectors are called as phasors। PHASORS। चलिए ये ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, वो लीडिंग और लैगिंग का ना ये वेव में भी आपको समझाता हूं, क्योंकि जब समझ लेंगे ना तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं दो डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका ओरिजिनल वेव है, ये आपका जो मैंने ब्लैक से बनाया ये क्या है? आपका ओरिजिनल वेव है। अब एक वेव मैं ये बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक वेव मैं ये बना रहा हूं और दूसरा वेव मैं ये बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वेव मैं अभी ये बना रहा हूं, दूसरा वेव मैं ये बना रहा हूं, ये बना रहा हूं। मैंने मेन वेव किसको बोले? किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? वी आर चेकिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी को मैं इससे बनाता हूं ब्लू कलर से, और सी को मैं किससे बना रहा हूं? रेड कलर से। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों मैंने कहा कि इसका ज्ञान भी मैं आपको दे दूंगा, रीजन भी कि हमको फेजर डायग्राम भी बनाना है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए फेजर का जो ये वेव फॉर्म है इससे भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले फेजर समझ में आ गया। जब आप वेक्टर के फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब जरा देखिए, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? अच्छा, किस किस के आंसर आ रहा है? ये लीड कर रहा है। मैं बोल रहा हूं ए के रेस्पेक्ट में बी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। क्या है? लीड कर रहा है। हाँ, मैं भी देख लिया ना तो सही है कि गलत है। हाँ, किस किस को लग रहा है लीड कर रहा है? ये से लीड कर रहा है। अच्छा, किसको लग रहा है लैग कर रहा है? और दिया को क्या लग रहा है? ना लीड ना लैग।
ए लैग कर रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या स्टेटस है। ए के रिस्पेक्ट में बी का स्टेटस चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, अभी चेक करिए। जिन लोगों ने लीड आंसर दिया उनका आंसर सही है। चेक करिएगा कैसे, देखिए कैसे। जब ए ऑलरेडी यहां पहुंच गया था, जब ए ऑलरेडी यहां पहुंच गया था, बी भाई साहब तभी स्टार्ट कर रहे थे। बी भाई साहब क्या कर रहे थे? स्टार्ट कर रहे थे। यानी जब ए ऑलरेडी यहां पहुंच गया है तो बी भाई साहब क्या हो रहे हैं? अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लैग कर रहा है ना। आज जो लीड कर रहा है इतना पूरा खुश हो गए थे, लीड कर रहा है गधे। देखिए, जब ए ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है तब तो बी चालू हुआ है। ए ऑलरेडी जब यहां पहुंच गया, अभी तो बी भाई साहब उठ के अभी ब्रश व्रश करके स्टार्ट होने वाले, अभी स्टार्ट हुए नहीं है। तो आप ए ऑलरेडी कुछ एंगल चल चुका, अब बी स्टार्ट होगा तो ए लीड कर रहा होगा। और ए के रिस्पेक्ट में बी, मैंने क्या सवाल पूछा था? ए के रिस्पेक्ट में बी, ए ऑलरेडी आगे जा चुका है। ए जब बी को देख रहा है, अच्छा तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी बी क्या कर रहा है? ए को लैग कर रहा है, वो पीछे चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो जिसने जिस मैंने ए के रिस्पेक्ट में बी बोला था, तुम बी के रिस्पेक्ट में ए बता रहे हो तो तुम्हारी गलती है। मैंने क्लियरली 2 बार रिपीट किया है, डोंट बिहेव स्मार्ट, एक्चुअली यू आर नॉट स्मार्ट। अभी देखिए यहां पे, अब जब मैं इसको देख रहा हूं, किसको बोलिए? सी को देख रहा हूं, ए के रिस्पेक्ट में सी। जब सी ऑलरेडी कुछ एंगल ट्रैवल कर चुका था तब ए चलना स्टार्ट किया, क्योंकि सी ऑलरेडी कुछ एंगल चल चुका था, तब ए चलना स्टार्ट किया। यानी सी अगर यहां है तो ए अभी कहां है? यहां। और उसके रिस्पेक्ट में बी अभी कहां है? यहां। तो अगर मैं इसे ए बोल रहा हूं, क्यों इसे ए बोल रहा हूं? बिकॉज दिस इज फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इसको अगर ए बोल रहा हूं तो इससे आगे कौन चल रहा है? सी। और इसके बाद में कौन चलना स्टार्ट किया? बी। तो ए के रिस्पेक्ट में सी इज लीडिंग, ए के रिस्पेक्ट में बी इज लैगिंग। ये बात समझ में आया? तो ग्राफ में जो आगे खिसका रहता है वो लैग करता है, और जो पीछे खिसका रहता है वो लीड करता है। क्योंकि तुम जब चलना स्टार्ट किए उससे पहले ही वो बहुत आगे चल चुका था, तो वो तुमसे लीड कर रहा है, तुमसे पहले से चलना स्टार्ट कर दिया। और तुमसे आगे अगर कोई चलना स्टार्ट किया तो तुम क्या करोगे? उसको क्या बोलोगे? कि वो तुमसे लैग कर रहा है। ये वेव को देख के समझ में आया और ये फेजर को देख के समझ में आया। दोनों का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गॉट इट? ये दोनों को आप अपने उसमें बना लीजिए और बता दीजिएगा, यहां स्टेटमेंट में लिखिए, ताकि अगर कल को आप कंफ्यूज हो तो आपको याद रहेगा। लिखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए सी इज लीडिंग एंड बी इज लैगिंग। ये दोनों बात यहां भी ट्रू है और यहां भी ट्रू है। थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिएगा, अगर आपके पास भी 3 कलर का पेन है तो ये सी को आप भी क्या कर लीजिए? रेड से बना लीजिए। तो क्या होगा कि एग्जैक्टली पता चलेगा कि यही चीज क्या हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वही चीज यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इसको अपनी कॉपी में बना लिए और ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप कभी भी अगर कंफ्यूजन आया आपको, तो आप ये जो लिखा है ना, ये बोलेंगे तो सर लिखे थे, ये तो गलत नहीं हो सकता, और हम वहीं से उतारे हैं, यानी वो 100% गलत नहीं है, तो फिर वो आपको कभी भी डाउट में नहीं डालेगा। याद रखिएगा, जो आगे चलता है वो एक्चुअली क्या करता है? लैग करता है, और जो पीछे से चल रहा होता है वो क्या करता है? लीड। तो बी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, यानी इट इज लैगिंग। और ए क्या कर रहा है? सी क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। सी इज लीडिंग। और दोनों किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में सी लीड कर रहा है और बी लैग कर रहा है। ये दोनों तरीके का डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। उसके नीचे अगर आपने ये दोनों बना लिया है तो आगे लिखें, राइट, आगे लिखें, समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं ना, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, ए3 थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू एलआरसी या एलसीआर सर्किट, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ये फेजर और ये जो वेव का मैंने डायग्राम बनाया है ये आपको समझ में आ जाए। और ये फेजर और इसी वेव को देखकर आप क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, और वो फेजर डायग्राम से ही आपको पता चलता है कि कौन किसको लैग कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है। तो चलिए उसके नीचे लिखिए, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग alternating current and alternating EMF of same frequency अच्छा अंडरलाइन कर लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी को। वाई वी आर अंडरलाइंग सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, सेम। ऐसा तो है नहीं कि वोल्टेज आप अमेरिका का ले लेंगे और करंट आप इंडिया का लेंगे, भाई इसी यहीं का वोल्टेज से यहीं का करंट, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी as rotating vectors with the phase angle between them rotating vectors with the phase angle between them is called phasor diagram, a phasor diagram। तो फेजर डायग्राम क्या है, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को एंगल के साथ साथ रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ दोनों को, ऑल्टरनेटिंग करंट को भी और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी, तो जो डायग्राम बन के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। अगली लाइन में लिखें, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, पैराग्राफ चेंज करके, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। ये जो लेंथ है यहां पर, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ बोथ करंट एंड ईएमएफ आई नॉट एंड ई नॉट। द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू माने पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज of that is I naught and E naught। डन। अब मान लीजिए किसी केस में, एक केस में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए किसी केस में इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका E नॉट है और ये आपका I नॉट है, और इसके बीच का एंगल थीटा सपोज कर रहा हूं मैं 60 डिग्री है। क्या क्या चीजें अभी आप बोल पा रहे हैं इसको देखकर, ये अगर बना हुआ है कहीं पे, ऐसे नहीं, सर्कुलर में नहीं, मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ऐसे बना रहा हूं, ये आपका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरह से आपने फेजर वेक्टर बनाया है। तो अभी मैं क्या क्या बोल पाऊंगा, मैं जो बोल पा रहा हूं आप लोग देखिएगा, कनेक्ट कर पा रहे नहीं कि सही बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वोल्टेज ई नॉट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ पीक करंट आई नॉट। मैग्नीट्यूड में ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आई नॉट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ई नॉट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी सही। तीन, मैं बोल रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ये तो है ही है, डाउट था तुम्हें। इसका लंबाई छोटा है, इसका लंबाई बड़ा है, जिसका लंबाई ज्यादा यानी वेक्टर लेंथ जिसका ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा। पर मैग्नीट्यूड क्या चीज का ज्यादा होगा, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का ज्यादा होगा। आपने स्टेटमेंट लिखा, पढ़िए, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम और पीक वैल्यू आई नॉट और ई नॉट। गॉट इट, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द फिक्स्ड एक्सिस, the projection of the vector on the fixed axis gives the instantaneous value of current and voltage. The projection of the vector on a fixed axis gives the instantaneous value of current and
अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड बात कह रहा है उसको भी जरा ध्यान से देखिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये इस प्रकार, ये आपका ई नॉट है और ये एंगल सपोज 30 डिग्री है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा, ई नॉट कॉस थीटा। ये जो ई नॉट कॉस थीटा है, यहां पे खास करके इसे मैं बोल दूं कॉस 30 डिग्री, फिक्स्ड एक्सिस। जनरली इस एक्सिस को ही हम क्या मानते हैं, फिक्स, क्योंकि करंट हमेशा इसी तरफ रहता है। तो जब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं कि जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो दे रहा हूं, ताकि आप उसे पढ़ने टाइम जब मैं ये सब बात बोलूं तो आप ऐसा मुंह खोल के नहीं बैठना चाहिए। आपको लगा हाँ ये तो पता है सर, ये तो पता है हम लोगों को, ऐसे टाइप का फीलिंग आना चाहिए। नहीं दस हाँ ये क्या बोल, ऐसे टाइप का मुंह नहीं बनना चाहिए आपका। तो ये जो e cos 30 आया, यानी e इंटू √3/2, ये जो √3 नॉट बाई 2 है, ये उस क्षण पर, जिस क्षण पर आप इसे बोल रहे हैं, उस क्षण पर इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या देगा मुझे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। उस क्षण पर उस वोल्टेज का क्या वैल्यू होने वाला है। स्टेटमेंट पढ़िए, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस gives the instantaneous value of alternating current and alternating EMF। अब चूंकि मैंने EMF का दिया है तो ये EMF का होगा, अगर ये करंट रहता तो करंट का होता, पर उसका प्रोजेक्शन आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि एक्स में लेना है कि वाई में लेना है, कैसे प्रोजेक्शन लेते हैं बताऊंगा। आगे लिखें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E is equal to E sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। ये दोनों उस करंट और वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सोच के बताइए, I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t is the projection of that particular peak value at particular instant on x axis और y axis, y axis। तो उसी के ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन y axis। तो जब कभी भी आप साइन के टर्म्स में बोलेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, y axis का। और अगर मैं बोलूं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉन, लिखिए उसके नीचे सेकंड पॉइंट, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर ऐसा कुछ है, इफ ऐसा कुछ है, तो ये उसी इंस्टेंट, उसी पीक वैल्यू का प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स एक्सिस और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो लिख दीजिए प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। अब आप स्वयं मुझे बताइए कि आपको, मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग जब की थी तो क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, तो मेरे को प्रोजेक्शन एक्स में लेना चाहिए, वाई में लेना चाहिए। अभी जितने भी फेजर डायग्राम बनाएंगे वहां पे आप एक्स पे प्रोजेक्शन लेंगे, वाई पे प्रोजेक्शन लेंगे, वाई पे प्रोजेक्शन लेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो अभी के बाद की जितने भी क्लास होंगी, जो कि आप अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एसी थ्रू रेजिस्टर्स, एसी थ्रू कैपेसिटर्स, एसी थ्रू इंडक्टर्स एंड एलसीआर सर्किट, उसमें जितनी जानकारी मैंने आज आपको दी है वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम लोग एसी थ्रू रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कराना तो मत बोलेगा सर।